student in the Rubisco Biology. Now today we are going to the new chapter, breathing and exchanges of gases of the human physiology. We have a complete one chapter as a digestion and absorption. Okay. Now today we are going to the new chapter, breathing and exchange of gases of the human physiology. Okay. Now let's start. What do you mean by breathing and respiration और exchange of gases? मीन्स हम बात कर रहे हैं कि अपना जो टॉपिक है आज, इस टॉपिक का मीन क्या है, तो हम पहले इस पर बात करना चाहते हैं. वन बाय वन पर इंट्रोडक्शंस की तरफ बढ़ेंगे. आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है तो बिल्कुल की पॉइंट या की टॉप पे ही अपन बात करेंगे. ठीक है, वन बाय वन पर आगे बढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन. तो सिंपल एक डेफिनेशन कह सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीडेशन, सिंपल रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द सेल, और अगर डिटेल में जाए इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब भी ऑक्सीडेशन होगा फूड का तो क्या रिलीज होता है आपके, तो अपन कहेंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. पता है, या ये एनर्जी किस फॉर्म में आपके पास में आ रही है, तो कहेंगे ATP फॉर्म में. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज द रेस्पिरेशन. अपन ने क्या लिया है, या तो अपन ने लिया होगा प्रोटीन लिया होगा, या अपन ने लिया होगा लिपिड लिया होगा, या अपन ने ग्लूकोज लिया होगा. बट इन तीनों का जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या, आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CO2 H2O एनर्जी आपकी बनेगी, जो ATP के फॉर्म में आपके प्रोड्यूस होती है, जो आपके पूरे बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है. अब बात करें ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन किया जब कहेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो अपने अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है. ठीक है ना, यही है रेस्पिरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन, बिल्कुल की है ना, बिल्कुल इधर उधर की लाग लपेट नहीं, फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल की पॉइंट. व्हाट इज रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ CO2 H2O एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द ATP. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ब्रीथिंग सिस्टम. व्हाट इज ब्रीथिंग सिस्टम. ब्रीथिंग सिस्टम क्या है, तो अपन कहेंगे, सपोज कह रहे हैं अपन कि अपनी नोज से पूरा अगर बात करें, नोज से ऑक्सीजन अंदर गया, नोज से ट्रैकिया से होता हुआ दो लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर आपके एल्वियोलाई प्रेजेंस थी, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ नहीं, वहां से गैस आपके, वहां से ऑक्सीजन आपके कहाँ गई, आपके ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी से फिर आपके कैरी करते हुए कहाँ गई, सेल के पास में, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ और वहां ये आपके ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गई और वहां से प्रोड्यूस हुई आपके सेल के, सेल से क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 से फिर वापस आपके ब्लड से कैरी होते हुए सीधी कहाँ आएगी, आपके लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेगा, उस CO2 को वापस गेन कर लेता और वापस यही सिस्टम से बाहर. बस ये जो पाथवे है ना, यही आपके कहलाता है ब्रीथिंग सिस्टम. समझ में आ गया, पाथवे है ना, क्या है ये आपके पाथवे. किसका पाथवे, आपकी बॉडी में CO2 और ऑक्सीजन जाने और आने का पूरा पाथवे है. वेंटिलेशन, इसको मैं और क्लियर कर दूं, क्या है वेंटिलेशन. अभी मेरे पास में एक विंडो है, अभी सब बंद है, अगर खुला होता तो क्या होता, वेंटिलेशन होता, अंदर की एयर बाहर, बाहर की एयर अंदर. क्लियर. इट्स अ ब्रीथिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है सभी को. और ध्यान दे सभी, इतना पूरा पीछे लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ, आपको कहीं नहीं जाना, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही फोकस करना है. ये मैं इसलिए पहले सब कुछ मेहनत करके रखता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना जाए. छोटी सी क्लास के अंदर ही पूरा एक आपके, वरना मैं सब कुछ इंस्टेंट लिखने, इंस्टेंट आपके ऑनलाइन में बनाना चाहूँगा तो बहुत लंबा, मैं 1 घंटे से भी सब कुछ मैनेज कर रहा था. तो सोचिए क्लास कितनी बड़ी होती, हाफ एन आवर से भी ज़्यादा बढ़ जाती, 2 आवर की हो जाती. इसलिए सब आपके लिए ही है ये. तो आप केवल वही फोकस पे जहाँ पढ़ाना होगा, ठीक है ना, ज़्यादा आप कुछ भी ना पढ़े. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीथिंग सिस्टम. अगर बात करें ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं.
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनकी हम बात करते हैं वन बाय वन अच्छे से। देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहेंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब बॉडी के ऊपर वाली लेयर, ठीक है ना, जो आपके सेल्स के अंदर होती है अपन कह सकते हैं, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो कौन सा है आपके प्रोटिस्ट जितने भी है उनके अंदर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। सपोज अपनी स्किन है, स्किन से डायरेक्ट आपके एनवायरनमेंट से, सपोज कि मेरी स्किन में बाहर से आपकी ऑक्सीजन गई, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड की अपने में ऐसा होता है नहीं, लेकिन कुछ एनिमल्स है लाइक दैट, स्पॉन्जेस, निडेरिया, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनालिडा, इनके अंदर उनकी जो बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल से ही आपके CO2 आउट हो जाता है और ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है डायरेक्ट बॉडी से, है इंटरेस्टिंग। तो ये आपके कौन सा, ये भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट गिल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, जो एक्वेटिक एनिमल्स उनके अंदर जो प्रॉन्स है आपके, फिशेज है, टैडपोल, फ्रॉग भी इसके अंदर आएंगे आपके, तो इन सब के अंदर गिल्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। फिर बात में ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम, इसको ट्रैकी भी कह सकते हैं। ये इंसेक्ट के अंदर होता है आपके, जैसे बात करें कॉकरोचेस की वगैरह, है ना। नाउ नेक्स्ट फिशेज में प्रेजेंस, टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स है ना, ऑर्थ्रोपोड्स का मीन्स अपन बात के छोटे कीड़े मकोड़े सभी आ गए इसके अंदर। जो टेरेस्ट्रियल, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, तो उन सबको अपन क्या कह सकते हैं, उसके अंदर किस टाइप का आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वो ट्रेकियल सिस्टम। सब की पॉइंट है, ये पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, पता होना चाहिए सभी को ये चीजें, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है बुक लंग, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं बुक लंग में एक बुक शेप के ही रहते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि बुक ही पड़ी हो, बुक शेप के ही होते हैं पूरे। तो नाम दे दिया अपन ने, बुक लंग्स नाम दे दिया इसको। एरेकेनिड्स कह सकते हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स पाएंगे आपके ये, ठीक है। लंग्स अपन सभी ऑल वर्टिब्रेट्स, लेकिन आपके फिशेज भी वर्टिब्रेट्स है, तो फिश तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अपन ने बात कर ली थी, है ना, गिल्स की बात कर ली थी, तो यहाँ पे फिशेज आपके नहीं आएंगे, एक्सेप्ट फिशेज को लेना जिसमें लंग्स नहीं होते। बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उन सभी के अंदर लंग्स प्रेजेंस होते हैं, दैट्स आर परफॉर्मिंग एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्रीथिंग सिस्टम, है ना, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में काम करते हैं। क्लियर। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं, तो वन बाय वन क्लियर करते हैं अपन, रेस्पिरेशन के टाइप को बढ़ते आगे। तो देयर आर टू टाइप्स, मीन्स एक एनएरोबिक और सेकंड है आपके एरोबिक। एनएरोबिक मतलब सीधी सी बात है ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, और एरोबिक की बात करेंगे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हो रहा है तो एग्जैक्टली अपन को बताएंगे तो किस कौन सी कंडीशन है, तो कहेंगे फर्मेंटेशन। मोस्ट ऑफ कौन सी कंडीशन होती है आपके फर्मेंटेशन, जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, है ना। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वापस क्लियर करता हूँ, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है पूरा किसकी एब्सेंस में होता हो, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर चलता है तो कहेंगे उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज अ मोस्ट ऑफ एग्जांपल लाइक दैट द एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया उन सब के अंदर देखने को मिलता है। ईस्ट आपके है, ठीक है ना, जो पैरासिटिक लाइक दैट द एस्केरिस है, फैसियोला हिपेटिका है, टीनिया सोलियम है, ऑल आर perform the anaerobic type of respirations, means that respiration perform in the absence of the oxygen. Clear? चलिए अब ये प्रोसेस अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस, ईस्ट वगैरह है सब, ये तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, इससे आपके क्या बनता है, आपके
अल्कोहल और CO2 जो आपके डबल रोटी आपके ब्रेड वगैरह बनती है ना, उन सब के अंदर यही प्रोसेस पूरा चलता है। क्लियर? चले फिर अपन बात करते हैं एरोबिक कंडीशंस की। बात करें अगर तो एरोबिक कंडीशंस के अंदर आपके जितने भी प्लांट्स और एनिमल, मोस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे। अब ये भी आपके टू टाइप्स का, एक्सटर्नल और इंटरनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है एक्सटर्नल और इंटरनल में? तो बात करते देखिए, अपनी पूरी बॉडी को अगर मैं यहाँ से अपनी बॉडी को मैनेज करूँ, तो सपोज कीजिए अपन ने ऑक्सीजन लिया, ट्रैकिया में गया, लंग्स में गया। लंग्स में क्या है आपके एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या करता है वहाँ पे तुरंत ही, एल्वेलाई तुरंत क्या करेगा, जो भी अपन ने ऑक्सीजन है वो सीधा ब्लड कैपिलरी को देगा। ब्लड कैपिलरी के किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी को दिया, ब्लड कैपिलरी वो ऑक्सीजन लेके कहाँ गई? सेल के पास गई, है ना। और सेल वापस वहां पे क्या हुआ, आपके ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 प्रोड्यूस हुई। ये CO2 वापस ब्लड कैपिलरी ने गेन की और वहां से वापस कहाँ आई? आपके एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई के पास आने पर CO2 जो था वो वापस किसने गेन किया? एल्वेलाई ने किया, और वापस से इस तरह से CO2 आपके बाहर। तो मेरे कहने का मतलब क्या, बाहर वाला सिस्टम कौन सा हुआ, अंदर वाला कौन सा हुआ? तो कहेंगे जो ब्रीथिंग हुआ एल्वेलाई तक का जो सिस्टम था उसका नाम दे दिया अपन ने एक्सटर्नल। ध्यान देना, कहां तक? नोज टू एल्वेलाई, नोज टू एल्वेलाई। यहाँ अगर दिखे नहीं दिखे तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ उसको मैं। यहाँ पे एक्सटर्नल कौन सा? तो कहेंगे नोज से लगाकर एल्वेलाई तक, ये तो अपन ने एक्सटर्नल कहा। बाद में फिर एल्वेलाई से या कहेंगे इंटरनल, जो बात की थी अपन ने, इंटरनल जो एल्वेलाई से लगाकर सेल तक, और फिर आपके सेल्यूलर, सेल्यूलर जो कहां से कहां तक है? तो बात करेंगे अपन जो इन सेल, सेल के अंदर होता है इन सेल। लेकिन कोई भी आना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों प्रोसेस कभी किसी किसी बुक में एक ही दे रखे, इंटरनल, इनका की बुक में सेल्यूलर का नाम भी दे रखा है, तो आपको क्लियर समझना है। बात समझ में आई ना? एक तो पूरा पाथवे, दो पाथवे, एक तो आपका ट्रैक है, पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, एक आपका ऑर्गन है। क्लियर? तो इस तरह से अपन कहेंगे एरोबिक, या कहेंगे जो एरोबिक कंडीशन है वो टू टाइप्स की रहती है, एक्सटर्नल इंटरनल। किसी किसी बुक के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल सेल्यूलर भी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये समझ में आ गया? ये पूरा इंट्रोडक्शन केवल हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, नाउ अपना न्यू नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नास या नॉस्ट्रिल टू द एल्वेलाई। तो किस तरह से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और एनाटॉमी भी, दोनों साथ में क्लियर करते हैं। ओके, देखते हैं वन बाय वन इसमें डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना अच्छे से। सपोज यहाँ पे आपकी नासल है या नॉस्ट्रिल कहेंगे अपन, ठीक है, डायग्राम ऑफ दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, यहाँ से सपोज कीजिए आपका ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, ध्यान से समझना सभी। ऑक्सीजन एंटर किया, यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे दो फरकट कहेंगे ना, दो फरकट है आपके नॉस्ट्रल चेयर, है ना। तो इसको अपन नॉस्ट्रल वाली कंडीशन को कहेंगे बाइफरकट दो है, और टर्बिनेट कार्टिलेज का बना है। मतलब ये जो अपना ये आगे वाला पार्ट है, ये बिल्कुल ये कार्टिलेज कौन सा है, इसके ऊपर तो बोन्स है, बोन्स के ये अभी जो कार्टिलेज है, ये कौन सा कार्टिलेज बात करेंगे, टर्बिनेट कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक है, सभी ध्यान देना। और यही वो टर्बिनेट कार्टिलेज है जिसकी वजह से जब भी आप इनहेलेशन करते हो तो गर्म हवा जाती है। ध्यान देना, जब भी आप इसी कार्टिलेज की वजह से जब भी आप इनहेलेशन करते हैं, व्हेन वी इनहेल, तो कौन सी एयर आपकी जाती है या कौन सी एयर की फॉर्म होती है, तो कहेंगे वार्म। लेकिन जैसे वापस एक्सहेलेशन करते हैं
तो एक तरह से अपन कहेंगे थोड़ा हल्का सा अपन को कोल्डनेस की फीलिंग रहती है। तो अपन कहेंगे ये जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर को बाहर निकलना, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन जो किसकी वजह से हो रहा है ये आपके, तो अपन कहेंगे इसकी टर्बिनेट कार्टिलेज की वजह से। मीन्स इनहेलेशन में आपकी कैसी होगी, वार्म, और एक्सहेलेशन में कोल्ड। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, बात करते हैं कौन है वो, आपके टर्बिनेट कार्टिलेज। और ये दोनों जो आपके जो ओपनिंग है उसको अपन इस टाइप की ओपनिंग को कहते हैं अपन बाइफर्केट। क्लियर। सेकंड, जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे चेम्बर है, दो चेम्बर है, इसका नाम देते हैं अपन नासल चेम्बर। क्या देते हैं, नासल चेम्बर। ये नासल चेम्बर एक सेप्टम से डिवाइडेड है, ये तो बीच में दिख रही है आपको, ये सेप्टम से डिवाइडेड है, जिसको अपन नाम देते हैं नासल सेप्टम, जिसमें दो चेम्बर बनते हैं। ठीक है ना। अब ये जो नासल सेप्टम है, इस नासल, ये जो सेप्टम, इसकी अगर दोनों की बात करें, दो चैम्बर बनते हैं। दोनों चैम्बर के अंदर की बात करें, तो सिंगल चैम्बर की बात करें तो 3, ये जो चैम्बर है अपना, एक सिंगल चैम्बर दोनों में होते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन चैम्बर तो हैव द 3 पोर्शन। द फर्स्ट इज द वेस्टिब्यूलर, सेकंड इज द रेस्पिरेटरी, एंड थर्ड इज द ऑल्फैक्टरी। क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेशन के काम में, ऑल्फैक्टरी चेम्बर, ऑल्फैक्टरी पार्ट मीन जो आप स्मेल कौन सी ले रहे हो, और वेस्टिब्यूलर पार्ट जो आपके इनहेलेशन या वेंटिलेशन के काम में आएगा। तो ये तीनों ही आपके जो एक ही चैम्बर में 3 पार्ट, एक ही चैम्बर में 3 पार्ट, 3 डिविजन्स है, तो कौन से, वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी। क्लियर, समझ में आना चाहिए, वन बाय वन बढ़िया अच्छे तरीके से समझ रहे हैं अपन इसको। फिर बात करते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपके प्रेजेंस होता है एपिग्लॉटिस। क्या प्रेजेंस होता है, एपिग्लॉटिस। आपको पता होगा कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस एग्जैक्टली अपन कहे, मैं आपको वापस क्लियर करता हूं। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंस होता है, तो कहेंगे ये आपके फूड पाइप के ऊपर, सॉरी, एपिग्लॉटिस फूड पाइप के ऊपर, और ग्लॉटिस जो छेद है ये वाला, ये एक ओपनिंग है जिसको अपन नाम दे दिया ग्लॉटिस। बहुत से बच्चों को थोड़ा क्लियर नहीं होता है तो इसलिए पढ़ना ग्लॉटिस ये, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम होता है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। और ये जो पार्ट है ग्लॉटिस वाला, इसको अपन कहेंगे विंड पाइप। विंड पाइप मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैकिया की। तो जब भी अपन ऐसे खाना आता है तो खाना यहाँ से इसको ढक, ऊपर से ये ढक्कन लग जाता है और इस खाना सीधा किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है आपके, तो कहेंगे ये आपके फूड पाइप। किस पे लगा जाता है, आपके फूड पाइप के अंदर। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, तो जो आपके ग्लॉटिस है, इस ग्लॉटिस को कौन कवर करता है, ये एपिग्लॉटिस कवर करता है। तो जैसे एयर आएगी तो यहाँ पे आपके ग्लॉटिस होगा, है ना, जो ग्लॉटिस होगा वो सीधी एयर कहाँ जाएगी, आपके विंड पाइप के अंदर जाती है, और अंदर जाते ही एक वॉइस बॉक्स रहेगा, एक वॉइस बॉक्स रहेगा, इसका नाम होगा लैरिंग्स। यही वो है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ अभी आपके सामने, है ना, लेक्चर ले पा रहा हूँ। जो मेरी फीलिंग्स है ना, जो एक तरह से माइंड में है, वो मेरी जुबान पर आ रहा है और आप तक सुनाई दे रहा है, तो वो किसकी वजह से है, तो अपन कहेंगे वो लैरिंग्स या कहेंगे वॉइस बॉक्स के थ्रू। इनहेलेशन में कभी भी वॉइस बॉक्स वाइब्रेट नहीं होता है और वॉइस प्रोड्यूस कभी नहीं होगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा। जब मैं आपकी जो मैं अंदर में एयर है वो बाहर आती है, तभी ही आपके ये लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और उस वाइब्रेशंस की वजह से ही आपके क्या होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। क्लियर। तो सीधा अंदर गए तो यहाँ पर सीधा सीधी एयर अंदर जाएगी, वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन लैरिंग्स के बारे में अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लैरिंग्स एक तरह से क्या है, वोकल कॉर्ड होती है, या कहेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग मसल्स होती है इसके अंदर,
जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, देखिए ना साउंड प्रोड्यूसिंग एक आपके क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं इसके अंदर। और इसकी एक और बात की, मेन के अंदर थोड़ा बड़ा रहता है ये, जैसे अपनी बात करें मेन में थोड़ा क्या होता है, ये बड़ा रहता है, और एज कम्पेयर टू वुमेन, वुमेन में इसकी साइज छोटी होती है और मेन के अंदर बड़ी साइज है, तो इसको अपन नाम देते हैं एडम्स एप्पल। क्या नाम देते हैं इसको, एडम्स एप्पल। ठीक है, चले फिर अगर बात करें लैरिंग्स किस किस से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स कंसिस्ट एज ए ग्लॉटिस, बात कर ली अपन ने यहाँ पे, ग्लॉटिस, कार्टिलेज, हायोड बोन, हायोड मेम्ब्रेन, वोकल कॉर्ड, लैरिंजियल लिगामेंट एंड मसल्स, इतने सारे सब प्रोडक्ट से मिलकर आपका लैरिंग्स बना होता है। कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर ये पूछ लेते हैं विच पार्ट आर नॉट बिलोंगिंग टू द लैरिंग्स, तो उसमें से 3 इसमें से नाम दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है और तुरंत आपको देख के उसका राइट आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है ना, तो अपन ने कहा लैरिंग्स आपके इतने सारे प्रोडक्ट से मिलकर बन जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट क्या, इतने सारे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया। ये पूरा ट्रैकिया है जो हाफ सी शेप्ड है ना, हाफ सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर बने, इनकम्प्लीट सी शेप्ड, वो कौन सा कार्टिलेज है, जो हेलाइन कार्टिलेज, जो पूछते हैं मैं यहाँ पे ऐसे हाथ देता हूँ तो वाइब्रेट कर रहे, वो सी शेप के छल्ले, वो सी शेप के छल्ले है, जो इनकम्प्लीट जो रिंग है वो हेलाइन कार्टिलेज की बनी है। किसकी बनी है, हेलाइन कार्टिलेज की। अब इसके इनर साइड में यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ इसमें लाइनिंग बनी होती है, और वो लाइनिंग किसकी है, तो सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। इस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंस होती है। दैट गॉबलेट सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ दिस म्यूकस, है ना। यही वो इसके अंदर जो सेल है आपके गॉबलेट सेल, वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपके म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो आउट कप के फॉर्म में आपके बाहर निकलता है जब कोई डस्ट वगैरह कोई वहां पे जमा हो जाती है, तो ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया की अपन ने बात की। अब ट्रैकिया के अंदर जैसे आगे बढ़ेंगे तो 5 थोरैकिक जो सेगमेंट है, ट्रैकिया कौन सा, 5 थोरैकिक, 5 नंबर वाला थोरैकिक सेगमेंट है, वहां पर ये ट्रैकिया 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके जब स्ट्रक्चर बनाता है आपके ब्रोंकी, और सिंगल की बात करें तो ब्रोंकस, और आपके बहुत जगह की बात करेंगे तो ब्रोंकस, ठीक है ना। तो ब्रोंकी बन जाती है, तो ब्रोंकी आपके 3 टाइम डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये देखिए एक बार डिवाइड हुई यहाँ से तो नाम बना दिया अपने प्राइमरी ब्रोंकी, वापस यहाँ से यहाँ डिवाइड हुई, नाम दे दिया सेकेंडरी ब्रोंकी, वापस डिवाइड हुई यहाँ से यहाँ, नाम दे दिया प्राइमरी ब्रोंकी। और यही एक अगर एक ही वर्ड में नाम दे तो नाम देते हैं उसको ब्रोंकी। क्लियर नहीं, ये आपके प्लूरल है ना, ये मल्टीपल के लिए एक ना बहुत ज्यादा एक साथ में कहेंगे तो, और ये सिंगुलर, ये प्लूरल और सिंगुलर के फॉर्म में अपन इसको ब्रोंकियस ब्रोंकस कहेंगे, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो ब्रोंकी, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अब फर्दर आगे ध्यान देना, फर्दर आगे ये वापस आपके जो टर्सरी ब्रोंकस है तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, इसका नाम देते हैं अपन ब्रोंकियोल्स। क्या नाम देते हैं अपन, ब्रोंकियोल। देखिए ये आगे गई, आगे जाके वापस 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, इसका नाम दे दिया अपन ने ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स फर्दर आगे जाके डिवाइड हो रही है, उसका नाम दे दिया अपन ने, ये देखो फर्दर आगे जाके डिवाइड हो गई, नाम दे दिया अपन ने एल्वियोलर डक्ट। और यही एल्वियोलर डक्ट आगे जाके किस क्या कंटेन करती है, आपके एल्वियोलाई, वेयर द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेज, ठीक है ना। यही एल्वियोलाई के अंदर गैसेज का एक्सचेंज होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब कैसे इसमें गैसेज का एक्सचेंज होगा उसको अपन थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं कि ना लंग्स किस टाइप के हैं।
तो बात करें लंग्स, आपके टू प्रेजेंस होते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स। लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंसेस ये होता है कि राइट जो लंग्स होता है वो टू पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, वन ये और टू ये। बट अगर देखा जाए लेफ्ट आपके थ्री पार्ट में, वन टू और थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है, लोब के अंदर डिवाइड होता है। ये सुपीरियर लोब है, ये इंफीरियर लोब है और मिडल लोब है ये। अब ये डिवाइडेड जिससे रहेगा उसको कहेंगे ऑब्लिक फीचर। यहाँ पर भी आपके कौन सा रहेगा, ऑब्लिक फीचर रहेगा। और एक आपके बिल्कुल ट्रांसफर फीचर से एक्स्ट्रा लेफ्ट लंग्स के अंदर प्रेजेंस होता है। ये आपके डिवीजन का प्रोसेस है आपके लंग्स का, ठीक है। जितने लोब से मिलकर बने होते हैं, तो राइट लंग टू लोब से और लेफ्ट लंग सबके थ्री लोब से मिलकर बना है। इसके साथ लंग्स के ऊपर अगर देखा जाए तो एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन पैराइटल प्लूरॉन, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं विसरल प्लूरॉन। और इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच की जो कैविटी है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसमें लिक्विड भरा रहता है जो आपके एक्सटर्नल शॉक को क्या कर सके, ये एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। और जब भी ऊपर नीचे रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है एल्वेलाई के अंदर। जैसे यहाँ पे अपन कभी से गिर जाए तो ये दब भी जाएगा ना, तो भी प्रेशर किस पे जाएगा, तो इस कैविटी के अंदर भरे फ्लूइड पे जाता है, डायरेक्ट आपके इस पे नहीं जाता है। लेकिन इसको बचाने के लिए और भी बाहर एक स्ट्रक्चर बना है, देखो दिख रहा है बाहर एक केज बना हुआ है। वो केज कौन सा है, रिब। देखो दोनों लंग्स आपके कैसे है, रिब से कनेक्टेड, रिब्स के अंदर है। तो इतना प्रोटेक्शन होता है तब जाके ये पूरा आपके स्ट्रक्चर मैनेज होता है, ठीक है। इसके अलावा दोनों लंग्स के अंदर से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये किस पे डिपेंड करता है। आप चाहते हो मैं सांस रोक सकते हो, रोक लो, कब तक रोकोगे, ऑटोमेटिक ब्रेन से आपको रेस्पॉन्स आएगा और तुरंत आपके सांस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो फिर कौन रेस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए ये। और डायफ्राम कौन सी नर्व से कनेक्टेड होता है, तो कहेंगे फ्रेनिक नर्व। किस नर्व से कनेक्टेड है, फ्रेनिक नर्व से कनेक्टेड रहता है। देखिए अपन सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, आलतू फालतू की बातें नहीं कर रहे इसके अंदर। तो आपको भी समझना है, मेरे लेक्चर में वही पढ़ पाएगा जो एग्जैक्टली पढ़ना चाहता है। टाइम पासर्स तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, उनको लगेगा क्या आया इतना पढ़ाते जा रहे कुछ बातें नहीं करते। बात नहीं करनी भैया, बात आप घर में बात करते हो, फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, यहाँ नहीं, यहाँ ओनली स्टडी। चलिए, तो इस तरह से अपन ने एग्जैक्टली बात की यहाँ पे कि डायफ्राम कौन सी नर्व से, तो कहेंगे फ्रेनिक नर्व से ये आपके कनेक्टेड रहता है। अब देखिए दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस रहता है, यही हार्ट है, इसी जगह हार्ट प्रेजेंस होता है। और इस स्पेस का नाम देते हैं अपन मेडिस्टिनल स्पेस। ये स्पेस मेडिसिनल स्पेस है, इसी के अंदर आपके क्या प्रेजेंस है, इसी स्पेस के बीच में हार्ट प्रेजेंस होता है, ठीक है। और दोनों के आपके इसी जहाँ पे ट्रैकिया बैठता है उस पोर्शन को अपन हाइलस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पूरे अगर देखा जाए इस पूरे स्ट्रक्चर्स को अपन ने समझा। लेकिन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर अभी अपन को समझना है, वो है आपके एल्वेलाई। सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, सपोज कीजिए ये आपकी एल्वेलाई है, अच्छे से समझना। यहां से भी तो पूरा सिस्टम से आते हुए ऑक्सीजन आई, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी, समझना अच्छे से। ये आपके ब्लड कैपिलरी जा रहा है, जो कहाँ जा रहा है, ये आपके कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे तो अपन कहेंगे ये आपके बॉडी से आ रहा है, ठीक है, या सॉरी हार्ट से आ रहा है, वापस यहाँ आ गया, यहाँ से ये सीधा इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन मिल गई, और यहाँ इसने आपके क्या छोड़ दिया, CO2 को छोड़ दिया। CO2 का आपके वापस कहाँ जाएगा, एल्वेलाई से सीधा होता हुआ वापस CO2 आउट, और ये ऑक्सीजन वापस कहाँ गया इसके अंदर, ये ऑक्सीजन वापस हार्ट के पास गया, हार्ट ने पंपिंग की, पंपिंग करने से सेल के पास में गया, पहुंचा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में गया,
और वहां पे ये क्या करवाया इसने, ऑक्सीडेशन करवाया, और क्या प्रोड्यूस हुई आपके, एटीपी प्रोड्यूस हुई। वहां पे वापस क्या प्रोड्यूस हुआ आपके, CO2 भी प्रोड्यूस हुआ। ये CO2 वापस आपके इधर से होते हुए इस तरह से ये चलता रहता है। समझ में आई। तो इस तरह से अपन ने पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अपन ने पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके फर्दर आगे स्टडी की बात करेंगे, किस तरह से इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। ओके, बाय। The risk of biology. Now today we are going to the new topic, the mechanism of the breathing. ना ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, आज उस पर बात करेंगे। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ब्रीथिंग 2 टाइप्स का होता है आपके, अगर देखा जाए दे आर थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? इनहेलेशन मीन्स दैट ऑक्सीजन को इनहेल करना, एयर को इनहेल करना, ठीक है ना, एयर या जो भी आपके ऑक्सीजन है उसको क्या करना, इनहेल करना। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन, CO2 को आउट करना, बाहर निकालना। तो ये प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये आज अपन को समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के अंदर सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो फर्स्ट है एक तो डायफ्राम, सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यही वो 2 चीज है जो सबसे ज्यादा इसके अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट कौन, डायफ्राम, और सेकंड आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। साथ ही साथ इसके अंदर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का कौन काम करता है आपके, तो बात करेंगे अपन रिब्स एंड स्टर्नम। ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? सपोज ध्यान दे अच्छे से, सपोज कर दिए कि एयर अंदर जा रही है, जैसे अपन एक प्रैक्टिकली करते हैं। जब मैं एयर अंदर लेता हूं तो एग्जैक्टली क्या हुआ, एयर जैसे अंदर लूंगा तो क्या हुआ, अपवर्ड क्या हुआ, बिल्कुल आपके जितने भी रिब्स है वो सब क्या हुआ, अपवर्ड हुए। थॉरैकिक कैविटी क्या होगी, बढ़ गई। तो देखिए इधर यहाँ पे जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो एग्जैक्टली थॉरैक्स या थॉरैकिक कैविटी है वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज। क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हुई। तो थॉरैकिक कैविटी का इंक्रीजमेंट कब होता है, व्हेन एंटर द एयर। ठीक है, जब आपके एयर एंटर होगी लंग्स के अंदर तो सीधी थॉरैकिक कैविटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही थॉरैकिक कैविटी बढ़ेगी तो आपके डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे वाला, ये डायफ्राम है, ये कैसा हो जाएगा आपके फ्लैट। अब फ्लैट क्यों होता है, ये कॉन्टैक्ट होता है। देखिए अभी रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप है, कैसा है, डोम शेप है, यहाँ पर डोम शेप है, कौन, डायफ्राम। जैसे ही मैं ना इनहेल करता हूँ, अब जैसे लंग्स आपके क्या आगे एक्सपांड करके, जैसे लंग एक्सपांड करके तो ये जो आपके एग्जैक्टली देखा जाए तो डायफ्राम कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। जैसे मैं एयर को बाहर छोड़ता हूँ तो सीधे आपके लंग्स कैसे हो जाते हैं, वापस डोम से रिलैक्स हो जाते हैं, अपवर्ड कंडीशन में चले आते हैं। समझ में आया? जैसे इनहेल किया मैंने तो आपके एक्सपांड हो गए, थॉरैकिक कैविटी बढ़ गई। जैसे मैंने वापस एयर को बाहर छोड़ूंगा तो देखिए थॉरैकिक कैविटी क्या हो गई, इसकी डाउन हो गई, कम हो गई। अब इसमें रोल कौन प्ले कर रहा, देखिए इसके अंदर रिब्स और स्टर्नम राइज हो जाती है। रिब्स और स्टर्नम क्या हो गए, आगे बढ़ गए, राइज हो गए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी कंडीशन है, रिब्स, स्टर्नम और रिटर्न टू द ओरिजिनल पोर्शन। मतलब पहले तो क्या हो गए थे, राइज हो गए थे, जैसे एक्सेलेरेशन होगा वापस अपनी मेन पोजीशन के अंदर, जो ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्स कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। तो ये इनहेलेशन, ये एक्सहेलेशन, बट इनके अंदर सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, तो अपन कहेंगे ये कैसे हुआ है, ये डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट क्यों हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वो कौन सी मसल्स है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंपॉर्टेंट, एयर अंदर क्यों आई है, अंदर क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, और पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड, दोनों बाहर की तरफ आ गए। और जैसे ही आपके ये मसल रिलैक्स हो गई, देखें रिलैक्स इंटरकॉस्टल मसल, जैसे ये मसल रिलैक्स हो गई तो तुरंत एयर का आगे आपके एक्सेल कर गई, और एक्सेल करेंगे तो आपके रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे? वापस से डाउनवर्ड इनवर्ड चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कौन सा? आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ना, किस तरह से इनहेलेशन होता है, किस तरह से एक्सहेलेशन होता है। सपोज है ना, होप सो आपको ये सबको क्लियर हो चुका होगा। किसी को कुछ डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करते हैं कि अपन ने लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है एयर को इन करने की और आउट करने की। तो देखते हैं अपन थोड़ा उसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। इन वैल्यूज को समझने से पहले अपन कितनी वैल्यूज रहती है ध्यान दें अच्छे से। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात करते हैं? आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि वॉल्यूम्स कितनी होती है। बाद में अपन बात करेंगे कैपेसिटी की, ठीक है। ये कह रहा है IRV। IRV मतलब इंस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना। एक बार अगर आप नॉर्मल, जैसे सबसे पहले अपन इसकी बात करें ताकि ये समझ में आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं ना, तो इतनी एयर बाहर जाती है अंदर आती है 500 ml। कितनी? 500 ml एयर बाहर आती है और अंदर जाती है नॉर्मल एक्सहेलेशन इनहेलेशन में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक बार एक्सहेल कर दिया नॉर्मली, फिर एक साथ में कितनी आप इनहेल कर सकते हैं, इस वैल्यू को नाम देंगे अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आई? टीवी का मीन से टाइडल वॉल्यूम, जिसका मीन क्या? नॉर्मल कंडीशन में इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल नॉर्मल, जो भी नॉर्मल कंडीशन है। IRV का मतलब क्या है? एक बार मैंने एक्सहेलेशन किया नॉर्मल कंडीशन में, अब मैं फोर्सफुली कितनी एयर को अंदर ले सकता हूं, तो कितनी गई अंदर मेरी एयर? तो वो गई आपकी 2500 ml। मतलब इतनी मैं फोर्सफुली अगर कितनी एयर को अंदर ले सकता हूं, तो नॉर्मल एक टाइडल एक्सहेलेशन के बाद में तो वो कितनी आपके 2500 ml, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब जस्ट उल्टा इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, एक्सहेलेशन इनहेलेशन। अब मैं नॉर्मल आपके इनहेल कर रहा हूं, अब मैं कितना फोर्सफुली उसको बाहर निकाल सकता हूं? निकाला फोर्सफुली, तो फोर्सफुली कितना निकाला मैंने? तो इस वॉल्यूम को कितनी वॉल्यूम बार आएगी आपके 1500 ml। मतलब इसको कहेंगे अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ गई? इतना बाहर निकालना मतलब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब के सब ऐसे बाहर आएंगे। पहले समझ में आए ना? ये बाहर आ रहा मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। सबसे पहले तो ये भी तो है साथ में, तो दोनों सब के सब बाहर आएंगे। लेकिन लंग्स में कितनी भी फोर्सफुली, जैसे मैं पूरा फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल रहा हूं, क्या अब मेरे अंदर एयर नहीं है? लंग्स में है। उस बची हुई एयर को या बची हुई आपके एयर की वॉल्यूम्स को अपन नाम देंगे RV, मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स के अंदर 1500 ml रहती ही है, ये कभी कम नहीं होती। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। वापस समझा रहा हूं मैं, सब वापस क्लियर समझ रहा हूं उसको मैं। टीवी का मतलब क्या? जो नॉर्मल कंडीशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता है, ठीक है। फिर IRV मतलब मैं नॉर्मल कंडीशन में एक बार एक्सहेल कर दूं और फिर कितना फोर्सफुली अंदर ले सकता हूं, तो फिर मैंने क्या इसको बोला IRV, फोर्सफुली अंदर लिया, ठीक है। फिर इसका उल्टा ये, मैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितना आपके इनहेल कर सकता हूं। जैसे इनहेल नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम में 500 अंदर जाएगी नॉर्मल,
और कितना फोर्सफुली मैं बाहर निकाल सकता हूँ वापस, इसको कहा मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सब के बावजूद भी, इतनी सब प्रोसेस होने के बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर रिमेनिंग जो वॉल्यूम रहती है एयर की, वो कितनी होती है 1500 ml। वो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये है ना रिजर्व वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है। बात करते हैं अपन कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज क्या है, इस कैपेसिटीज को पढ़ते हैं कि कैपेसिटीज है क्या इन कंपेयर टू, इसके साथ में इसको कंपेयर करते हुए अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसने कहा है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आईसी। आईसी का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप कितनी इंस्पिरेशन कर सकते हो, कैपेसिटी कितनी है आपकी। फोर्सफुली भी करूं मैं, कैसे भी करूं, नॉर्मल कंडीशन में भी, तो कितनी है फोर्सफुली, यहां से लगाकर यहां तक ही तो है, ये तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये और दोनों ही है ना। तो मैं कहूंगा आईसी की जो डेफिनेशन क्या रहेगी, आपके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कितनी एयर को अंदर भर सकता हूं। तो 500 पहले चली गई थी, 25 आपके 100 और चली गई, तो आईसी बराबर क्या हो गया, IRV प्लस टीवी। इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, कितना हुआ, IRV कितना है 500 ml प्लस 500 ml, ये कितना हो गया, और ये देखिए IC, समझ में आ गया ना। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है ना, आपके इनहेलेशन करने की कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी, तो इसका नाम दे दिया आपने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितनी एयर को इन कर सकता हूं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट देखिए अपन VC, वाइटल कैपेसिटी। मैं फोर्सफुली कितनी एयर को बाहर एक्सपेल कर सकता हूं फोर्सफुली, तो कौन कौन सी कर सकते हैं अपन, तो VC की ये बाहर जाएगी ना, इसके ERV है, इसको बाहर फेंक सकते हैं अपन, ये जाएगी तो ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, तो मतलब क्या हो गया, VC बराबर क्या हो गया, देखिए इधर ERV प्लस टीवी प्लस IRV। सबकी वैल्यूज क्या है देख लीजिए, 1500, 500, 2500, मतलब 3000 ये हो गया, 3000 और 4500, ये देखिए 4500। समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट रहना यहाँ पे। तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, या एक्सेल कितनी कर सकते हैं अपन, वो कैपेसिटी आ गई। अब सब होने के बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर कुछ बचा रहता है, एक नॉर्मल, देखिए इधर टीवी का मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन इनहेलेशन करते हैं, तो एक वैल्यू बची रहती है हमेशा आपके लंग्स के अंदर, हमेशा एक कैपेसिटी आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंस रहती है, उस कैपेसिटी का नाम है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये हमेशा आपके लंग्स में रहती है, नॉर्मल कंडीशन में आपका अगर चल रहा है, मैं नॉर्मल कंडीशन में आपके क्या कर रहा हूँ, इनहेल और एक्सहेल कर रहा हूँ, है ना, नॉर्मल आपकी ब्रीथिंग चल रही है, तो हमेशा मेरे लंग्स में 3000 हमेशा प्रेजेंस रहेगी। फोर्सफुली नहीं करना है ना, फोर्सफुली ना तो एक्सहेल करना है ना आपको इनहेल करना है, उस कंडीशन के अंदर आपके FRC जो है वो कितना होगा, 3000 होगा। कैसे, तो FRC मतलब ये दोनों अंदर रहेंगे हमेशा, अपन फोर्सफुली एक्सपायर नहीं कर रहे, यही चल रहा नॉर्मल, दोनों अभी एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो अपन कहेंगे FRC की डेफिनेशन क्या होगी, बराबर RV प्लस ERV। कितनी वैल्यू है, इसकी भी 1500, इसकी भी 1500, मतलब 3000 ml। समझ में आया। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, अपने लंग्स के अंदर कितनी बार आए है, कितनी अपन ने इन की, कितनी आउट की, सब एयर को मिला दिया जाए तो हाउ मच, तो टोटल अगर वैल्यू की बात करें, टोटल वैल्यूज कितनी रहेगी, टोटल कैपेसिटीज कितनी रहेगी, TLC मीन्स दैट, TLC डेफिनेशन क्या होगी, सबको जोड़ दीजिए, IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस और RV, सबको टोटल कर दो। TLC कितना था, IRV 1500, 2500, 500,
1500 and 1500 6000 ml। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने बात की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और आपके कैपेसिटीज की, एग्जाम में पूछते आपको समझ में आना चाहिए। अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या कहेंगे? आरक्यू वैल्यू। क्या वो नाम देते हैं अपन इसका? आरक्यू वैल्यू। पहले बता देते हैं कि ये गैंगॉन्स रेस्पिरोमीटर के थ्रू इसको अपन मेजर कर सकते हैं। है क्या ये? मतलब कभी भी है ना, आपकी बॉडी की बात करें, कितनी ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हुई है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर निकली है। मतलब समझ में आइए कि टोटल अगर बात करें, टोटल CO2 इवॉल्व एंड टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम, इसका जो रेशियो होगा यही क्या माना जाता है? आपका आरक्यू वैल्यू। समझ में आ गई? कितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, अपन एक्सेल कर रहे हैं, इस रेशियो को बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या आरक्यू वैल्यू। एग्जांपल किसके थ्रू करते हैं अपन? गैंगॉन्स रेस्पिरोमीटर के थ्रू। तो ये समझ में आ गया आपको रेस्पिरेटरी और वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ओके, मिलते हैं, टेक केयर। Welcome back dear student in the Ruisco Biology. Now today we are going to our new topic is the exchange of gases. Okay. Previously studied about that the what are the respiratory volumes, what are the respiratory capacities, we will study it. Okay. Now today are going to the exchange of gases. आज अपन बात करेंगे gases कैसे exchange होती है, कहाँ पर? इन द पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। इसमें सबसे फर्स्ट अपन को क्या पढ़ना है? पल्मोनरी गैस। पल्मोनरी मतलब एग्जैक्टली बात करेंगे लंग्स के अंदर। लंग्स में किस टाइप के गैसेस का एक्सचेंज आता है उसकी अपन बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, नाउ पहले अपने को क्लियर होना चाहिए कि पूरा जो गैसेस का एक्सचेंज है पल्मोनरी के अंदर या कहेंगे लंग्स के अंदर, फुल्ली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर। इस पे डिपेंड है, ये आपके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है, जो किसके अंदर अपन मेजर करते हैं तो mm, है ना। तो एक तरह से मर्करी जो आपके पास ये इसका जो आपके प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट है उसको हम पास्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? पास्कल। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंडेंट किस बात पर है? आपके पल्मोनरी या गैस के या पल्मोनरी या एल्वेलाई के अंदर या लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो पूरा डिपेंड किस पे रहेगा? ये आपके पार्शियल प्रेशर पर। और कौन सा पार्शियल प्रेशर कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा तो ऑक्सीजन या कहेंगे आपकी गैसेस का अप एंड डाउन चलेगा। देखें, हमेशा एक पार्शियल प्रेशर का सिस्टम है कि हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है तो कहेंगे हाई टू लो। ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई टू लो, है ना। जो हायर कंसंट्रेशन जा रहेगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगी आपके। ठीक है, तो देखते समझते हैं अपन। सपोज कीजिए अपन एक बात कर रहे हैं कि बड़ा डायग्राम बनाया है, ये आपके ब्लड कैपिलरीज बनाई हुए हैं और एक एल्वेलाई बनाई है जो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंस है। किस तरह से इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है ये देखते हैं। अब बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर जो अपना बिखर है ना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है आपके 159, है ना। अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना, एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 0.3। तो मीन्स किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है बाहर? सिंपल से ऑक्सीजन का। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करती है? आपके अंदर एंटर करती है, क्योंकि ज्यादा पार्शियल कहाँ है? ज्यादा आपके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ है? बाहर है। तो हाई टू कहाँ आएगा? आपके लो की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कितना? एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का एल्वेलाई के अंदर?
तो हम कहेंगे 104। यहाँ पर इसी तरह साथ साथ में कुछ CO2 भी अगर यहाँ प्रेजेंस आ जाती है, ठीक है, तो ये अपन कहेंगे CO2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, तो अपन कहेंगे 40। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104। ध्यान से समझना। अब ऐसा क्या होगा कि हाई से लो बढ़े ऑटोमेटिकली, ध्यान देना अच्छे से। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, और यहां पर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा आपके इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, वो क्या होगा आपके कम। कम मीन्स कितना, आपके 45। कितना रहेगा आपके 45। तो ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, यही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। तो ज्यादा कहाँ, कम कहाँ है, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो तुरंत ऑक्सीजन कहाँ आएगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में कैसा है, बात बाद में बात करते हैं। अभी अपन केवल क्या कर रहे हैं, हायर टू लोअर कैसे पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आपके मूव होती है, ठीक है, गैसेज में मूव कैसे रहेगी। अब यहाँ पे देखिए CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना, यहाँ पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा आपके 45 mmHg। ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है किसके अंदर, आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर है। अब ज्यादा कहाँ है, कम का, ज्यादा यहाँ पे, कम यहाँ पे, तो सीधा CO2 यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन तो अंदर एंटर कर ली और CO2 ने इसके अंदर एंटर कर लिया। क्लियर हुआ। फुल्ली डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर। कितना पार्शियल, जहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की ओर मूव करेगी गैसेज। अब इनको मूवमेंट के लिए ये कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो अपन कहेंगे डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होती है गैसेज आपके। तो डिफ्यूजन के थ्रू एवं आप करें तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन आपके काम आएगी, तो देखिए ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है एल्वेलाई की, इसको अपन कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, जो डिफ्यूज करने, गैस डिफ्यूज हो जाए आराम से। और आपके जो एंडोथेलियम है इसकी, ये वाली, ये एंडोथेलियम है, इनर वॉल। सपोज कीजिए ये है ना, ये आपके ब्लड कैपिलरीज है, और अंदर की तरफ जो इनर वॉल है वो नाम है एंडोथेलियम, और दूसरी इन दोनों एपिथेलियम और आपके एंडोथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये तीनों मेम्ब्रेन मिलकर डिफ्यूजन प्रोसेस करवाती है और गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। समझ में आई। तो अपन बिल्कुल पूरा डिपेंड किस पे है, पल्मोनरी या लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके किस पर डिपेंडेंट है, तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर पर। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर किसमें, आपके mmHg के अंदर अपन मेजर करते हैं, और ये पास्कल इसका मेजरमेंट यूनिट है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये तीन मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि किस तरह से अभी ब्लड के अंदर कैसे होगा। ब्लड के अंदर यही कैसे, ये तो कहाँ कर दिया अपन ने, ये एग्जैक्टली कहाँ किया, पल्मोनरी सिस्टम के अंदर। गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होगा, अभी ब्लड के अंदर जाएगी, ये CO2 आ गई यहाँ पे, सॉरी CO2 बाहर गई, भी ऑक्सीजन अंदर आ गई। अभी ऑक्सीजन कहाँ जानी है, ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। तो मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली ब्लड को कैरी करना है। तो यहाँ से सेल तक कैसे जाएगा, ये कौन सा प्रोसेस होगा, और यहाँ से वापस CO2 प्रोड्यूस होगी, उस CO2 को वापस यहाँ तक कैसे लाएंगे। तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा गैसेस का, अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए, इससे पहले अपन ने जस्ट बात की थी अपन ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन अ पल्मोनरी सिस्टम, मींस दैट किसके अंदर अपन ने बात की थी, लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होती है। ओके, नाउ अपन नया टॉपिक लेते हैं, इसी गैसेज एक्सचेंज के अंदर बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन अ ब्लड। ब्लड के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कौन कौन इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, इसके अपन बात करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका लंग्स है, ध्यान दीजिए, और ये आपका सेल है। इससे पहले वाला सिस्टम अपन को पता है, अच्छे से आइडिया है अपने को कि यहाँ से आपके
एयर के थ्रू, सपोज ऑक्सीजन ने एंटर की थी लंग्स में, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई से आपके यहाँ तक अपन ने ऑक्सीजन ले आए, ठीक है ना, एल्वेलाई से यहाँ तक अपन ने ले आया ना, पल्मोनरी सिस्टम वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया। नाउ अभी अपन को पढ़ना है कि ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन है या इसके थ्रू निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से यहाँ तक कैसे कैरी ऑन होगी, और ये ऑक्सीजन लंग से आपके सेल तक कैसे कैरी ऑन होगी। तो ये अपने को पढ़ना है, देखा ना, लंग से CO2 को सेल तक पहुंचाना है या टिश्यू तक पहुंचाना है, और सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन होगा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे आपके एनर्जी रिलीज होगी ATP के फॉर्म में, ठीक है ना, ये बस अपन ने पढ़ ली है। तो जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी के थ्रू वापस लंग्स तक, एल्वेलाई तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना, कैसे कैरी ऑन किया जाए, इसके अंदर अपने को ये सिस्टम है ना, ब्लड के अंदर बस इतना ही पढ़ना है। ये यहाँ से लगाकर इतना, इसके बीच बीच में किस तरह से मैनेज हुआ है अपने को इसके बारे में बात करनी, क्लियर। चलो सबसे पहले इस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अपन, किसकी, आपके ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है लंग्स से टिश्यूज की ओर। तो अपने को क्लियर पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी करता है। कौन करता है, आपके आरबीसी, अप्रोक्सीमेटली 97%, कई कई बुकों के अंदर 98.25 भी रहता है, तो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेते हैं। 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो कौन करता है, आपके आरबीसी करता है, और 3% रिमेनिंग 3% वो किसके थ्रू होता है, आपके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि ये सॉल्युबल रहता है, अब वाटर सॉल्युबल होता है, इसके लिए ये 3% आपके ब्लड प्लाज्मा करता है। अब बात करते हैं आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है। तो अपने को एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि आरबीसी, सपोज ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर टोटल अगर मॉलिक्यूल्स देखें तो फेरस आयंस के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। तो एक फेरस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कहेंगे एक आपके ऑक्सीजन कनेक्टेड हो सकता है, मींस दैट 1 आरबीसी कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, 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 समझ में आ गई ना। तो अपन कहेंगे प्रोटीन, या कहेंगे आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर टोटल अगर देखा जाए एक फेरस मॉलिक्यूल, फेरस मॉलिक्यूल कहाँ है, पूरा पूरा का पूरा सिस्टम कौन सा, ये प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा, तो कहेंगे ये हीमोग्लोबिन है। कौन सा, ये हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन या आरबीसी के ऊपर प्रेजेंस हीमोग्लोबिन है, उसमें 4 मॉलिक्यूल्स फेरस आयंस के हैं। इस चारों मॉलिक्यूल्स के फेरस आयंस पे आपके 4 मॉलिक्यूल्स किसके जुड़ सकते हैं, आपके, तो कहेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जैसे ही जुड़ता है, जुड़ने के बाद में सीधा क्या बनाता है, आपके HbO2, क्या बनाता है, आपके HbO2, मतलब जैसे सपोज कीजिए ये आपके ऑक्सीजन आई है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, तो ब्लड में आके किससे बाइंड हो गई, आपके हीमोग्लोबिन, तो बना के आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ये लंग्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया इसने, ठीक है। जब ये टिश्यू तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचते ही ये ऑटोमेटिक वापस डीएसोसिएट हो जाता है और हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाता है, और क्या रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वापस इसके अंदर यूटिलाइज कर ली जाएगी। बात समझ में आएगा ना। ये जो प्रोसेस हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, आपके ब्लड के अंदर हुआ है, या लंग्स के वहीं पे हो गया है, ठीक है, इस जगह पे हो गया था ये। बाद में ये जो आपके HbO2 से क्या बना, आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके टिश्यूज के पास गया, वहां पर क्या हुआ कि वापस डीएसोसिएट हुआ, एंड डीएसोसिएट दैट फॉर्म द हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन यहाँ से वापस रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज कर ली जाएगी। समझ में आ गया, ये बिल्कुल एकदम क्लियर समझना है ना, बिल्कुल कोई भी माइंड के अंदर आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो मुझे बिल्कुल कंसर्न करे, ठीक है। इसके अलावा कैसे ये सब टूटता, कैसे ये ऑटोमेटिक कैसे टूटा, तो इसमें ये टूटने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये टूटा जब आपके यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, ये टूटने, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीएसोसिएट कैसे हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डीएसोसिएट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपके
CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, है ना, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ। नॉर्मल देखिए ये अपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डीएसोसिएशन कर बताया कि किस तरह से ये आपके ब्रेक डाउन होगा, किस तरह से ये ब्रेक होगा। तो देखिए नॉर्मल अगर अपन देखें, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज, वो नॉर्मल कंडीशन में अगर CO2 आपके कितना है 40 mm है ब्लड के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स नॉर्मल सिग्मोइड ग्राफ आएगा। क्या आएगा? सिग्मोइड ग्राफ। इफ अगर मान लीजिए इसका और अगर CO2 का परसेंटेज कम हो जाए, सपोज कीजिए CO2 का परसेंटेज हो जाए आपके कितना हो जाए 20 हो जाए, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको? क्या बोलेंगे अपन इसको? लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसको अपन क्या कहेंगे? लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। इफ अगर मान लीजिए इसका अगर ब्लड के अंदर कितना लेवल बढ़ जाए अगर आपका CO2 का, तो कहेंगे 60 mmHg। अगर ये बढ़ जाए तो सीधा क्या होता है आपके, ये राइट शिफ्ट होता है। और इसी राइट शिफ्ट की वजह से ध्यान देना, इस डीएसोसिएशन कर्व, जो ऑक्सीजन का कर्व है, वो राइट शिफ्ट अगर हो जाता है तो केवल और केवल किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से। अल्टीमेटली ये आपके ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ठीक है ना। और इस जो आपके टिश्यू के अंदर जो आपके हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ जाता है आपके? ये CO2 जुड़ जाता है। और ये CO2 वापस कहाँ जाता है? आपके लंग्स की तरफ बढ़ता है। तो होप सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा डीएसोसिएशन कर्व क्या है। ओके, डाउट नहीं चाहिए मन के अंदर, माइंड के अंदर डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, है ना। घर पे भी आपके बहुत फ्री टाइम है, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़े। और इसमें कुछ भी अगर दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ, या मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मुझे कंसर्न करें। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो CO2 के ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे अपने पास में वेज है। 7% जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होगा। ये भी सब ऐसा ही हो रहा है यहाँ से। अब CO2 का कहाँ से होना है? सेल से लंग्स की तरफ जाना है, तो 7% ब्लड प्लाज्मा लेके जाएगा, 23% कार्ब एमिनो है ना ग्लोबिन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, मतलब HB के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर? आपके HB के साथ जुड़कर। लेकिन मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कौन कर रहा है? आपके तो RBC कर रही है, बट यहाँ पर यह हीमोग्लोबिन कर रहा है। बट यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस फॉर्म में होता है? आपके 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म के अंदर होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस आपके बेसेज होते हैं जो सोडियम या पोटेशियम हो सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसके थ्रू रहता है। तो किस तरह से रहेगा? तो देखें, इसने आवाज कहा कि टिश्यू से ब्लड की तरफ बढ़ना है, तो कैसे? सपोज कीजिए टिश्यू से क्या रिलीज हुई आपके, पता है CO2 क्यों होगा? जब आपके ऑक्सीडेशन होगा, पता है ना। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगी? CO2 रिलीज होगी। ये CO2 किससे बाइंड होगी? आपके हाइड्रोजन वाटर से। जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो आपके कार्ब एनहाइड्रेट है ना, कार्बोमिनो एनहाइड्रेट, आपके कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, आपके एंजाइम इसके अंदर, आपके कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, बहुत सारे नाम है इनके, है ना। तो ये एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएगा? आपका कार्बोनिक एसिड। क्या बना? आपके कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड आपके डीएसोसिएट हुआ आपके हाइड्रोजन आयंस के अंदर और आपके बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। अब ये हाइड्रोजन आयन है वो तो प्रोटीन के थ्रू आपके बाइंड हो जाएगा, HB है ना, प्रोटीन के साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन जो आपके बाइकार्बोनेट आयन है वो बेसिस के साथ जुड़ जाता है। और ये बेसिस कौन से होंगे? या तो सोडियम हो सकते हैं या पोटेशियम हो सकते हैं। इनके थ्रू जुड़कर ये सीधा कहाँ जाता है? ये सीधा कहाँ जाता है? आपके एग्जैक्टली कहाँ जाएगा आपके? तो कहेंगे सीधा आपके लंग्स की तरफ जाता है। और वहाँ एल्वेलाई के अंदर वहाँ पे क्या हो जाता है इसका आपके? तो अपन कहेंगे इसका डिचार्जमेंट। जो बाइकार्बोनेट आयंस आपके जो ये है, ये फर्दर वहाँ से प्रोटीन, जैसे दोनों यहाँ जाएंगे
तो ये भी रिलीज हो जाएगा, ये भी रिलीज होगा, दोनों वापस क्या बनेंगे यहाँ पे लंग्स ये अपने एल्वेलाई के अंदर वापस ये बनाएगा H2CO3 एंड देन आफ्टर वापस से वहां पे क्या बनना CO2 बनेगा और ये यहाँ से CO2 आपके बॉडी से आउट। तो इस तरह से ये बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 70% जो आयंस है वो किसके थ्रू जा रहा है अपने, तो अपन कहेंगे इस तरह से इस वे से चलेगा। ये क्लियर कर ले, ये क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं अपन, आपको किसे इतना शॉर्ट में क्या समझा दिया, बिल्कुल अपने को की टॉकी करनी है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में चलो इसको पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। अपने को पूरा हो और क्रैश कोर्स पढ़ना है ना पूरे, तो पूरा डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, जो जो की है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और ये इतना समझाने के बावजूद तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि जो मेन आपके मेथड्स है वो मेथड्स यही है ना, जो आपके मेन कहेंगे एग्जैक्टली जो समझने वाली बात है वो यही है। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ जाती है, वो आपके बोर्ड के अंदर काम आती है, उनको रिटर्न करना होता है या पे एमसीक्यू सॉल्व करना, तो फंडामेंटल्स क्या है वो समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। अब अपन इसी ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ इफेक्ट्स है, कुछ अपन साइंटिस्ट अलग अलग उन्होंने बताया है। देखें बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट किसने दिया आपके, तो कहेंगे बाय बोर ने 1904 के अंदर दिया। अब देखिए ये जो बोर इफेक्ट है वो केवल कहाँ लगेगा, केवल ब्लड के अंदर लगता है। ये बोर इफेक्ट जो भी इफेक्ट देखते हैं अपन, ये इफेक्ट कहाँ काम करता है, केवल और केवल आपके किसमें, तो बात करेंगे ब्लड में, नॉट टू इन द एल्वेलाई और टिश्यूज के अंदर इफेक्ट काम नहीं करता है। ये किसको प्रमोट करता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, जैसे ही पास आपके पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ता है, जैसे ही पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो वहां पर एग्जैक्टली क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, देखा था अपन ने, ये राइट साइड में शिफ्ट होता है, देखा था ना, सॉरी राइट साइड के अंदर ये शिफ्ट होता है। तो इसी को अपन ये इफेक्ट बताने वाला साइंटिस्ट था वो कौन सा, आपका बोर, ठीक है। फिर बाद में हेल्डेन इफेक्ट किसको प्रमोट करता है, ये CO2 के ट्रांसफर को प्रमोट करता है, ठीक है ना। अभी ये इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, इसमें इस इफेक्ट में क्या होता है, CO2 को प्रमोट कर रहा है, मतलब कि क्या हुआ, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है लंग्स की वहां बात कर रहे हैं अपन, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, जहां कौन सा ब्लड, तो अपन कहेंगे लंग्स वाले कैपिलरीज के अंदर बढ़ता है, तो वहां पे क्या बढ़ेंगे आपके H+ आयंस भी बढ़ेंगे। जहां H+ आयन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा एसिडिक मीडियम होगा और CO2 वहां पे क्या होगा आपका ट्रांसफर, ठीक है। फिर क्लोराइड शिफ्ट या हम्बर्गर फिनोमिना भी अपन कह सकते हैं। क्या इसके अंदर, सपोज कीजिए आपके ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर देखो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरली प्रोसेस है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, एक इक्विलिटी प्रोवाइड करवाने या इक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होता है। देखिए क्लोराइड आयंस जैसे एंट्री की तो एक आपके बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया है ना, मतलब समझ में एग्जैक्ट क्या है कि आरबीसी के अंदर का जो लेवल है आयंस का वो गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तब जाके आपके जो ये जो आपके बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएगा तब जाके जुड़ के H2CO3 और CO2 बाहर जाएगा ना। तो आरबीसी तो लेके तो आ गई, यहाँ पे आरबीसी यहाँ पे सेल टिश्यू से या सेल से लेके कहाँ आ गई, आपके एल्वेलाई के अंदर आ गई। अब यहाँ अगर आ गई, इसके बावजूद अब आरबीसी यहाँ आ गई, अब यहाँ आते आरबीसी क्या करना, बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये अगर आयन बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये आप बाहर निकलेगा तो इसके अंदर कमी हो जाएगी ना। इस कमी को पूरा करने के लिए कौन यहाँ पे प्लाज्मा से कौन एंट्री करेगा, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा से कौन एंट्री करेगा, क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन किस पॉजिटिव काम के लिए हुआ, तो इस तरह से अपन कहेंगे ये पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट है। क्या है ये, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट है। और इसमें ये जैसे ट्रांसफर हुआ बाइकार्बोनेट आयन क्या हुआ आपके रिलीज हुए। तो इसने और भी कहा है, अगर मान लीजिए क्लोराइड आयन जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजनेटेड वाली कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपके डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन आएगी। ये प्रोसेस आपके यहाँ पर भी होता है और आपके एल्वेलाई के अंदर भी होता है, दोनों में होता है, बट इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजनेटेड वाला डीऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड वाला ऑक्सीजनेटेड में।
ये अपने को पता होना चाहिए। ये क्रैश कोर्स है तो अपन इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज अपन ने पूरा समझने की कोशिश की। कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल मुझे बताया, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। In the Tobisco biology. Now today we are going to our new topic, the regulation of respiration and disorder of respiratory system. Okay, तो आज अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेगुलेशन किस टाइप से होना और डिसऑर्डर क्या है। आज दो टॉपिक अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे देखा जाए तो रेगुलेशन, जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है, fully depend on the medulla oblongata। मेडुला ऑब्लांगाटा जो आपका ब्रेन का पार्ट है, इस ब्रेन के पार्ट के अंदर आपके रेस्पिरेटरी मूवमेंट है ना, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मूवमेंट होगा, उसका जो आपके कंट्रोलिंग है वो कौन करेगा, ऑब्लांगाटा का। लेकिन जो ब्रीथिंग का है, रिदमिक मूवमेंट जो चल रहा है आराम से ब्रीथिंग का है, रिदमिक मूवमेंट, उसका कंट्रोल कौन करेगा, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन स्टेम जो आपके मेडुला और पूंस है। ये रिदमिक जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर चल रहा है, लेकिन कभी हाई बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये बात क्लियर रखना। अब देखो मेडुला जो ऑब्लांगाटा है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा के इस ब्रेन के पार्ट में दो सेंटर होते हैं। इन दो सेंटर के थ्रू ये पूरा आपके रिदमिक रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। तो दो सेंटर कौन कौन से, तो रिदमिक एरिया जो दो कौन कौन से, DRG, एक आपके VRG। DRG डॉर्सल रिदमिक ग्रुप, क्या बोलेंगे अपन इसको, डॉर्सल रिदमिक ग्रुप, या तो ये कह सकते हो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG एंड VRG, ये दोनों याद रखना, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपके ब्रेन की बात की। कुछ कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो पता लगाते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो नहीं है, तो सीधी कमी है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है। तो कमी उसको पहचानने के लिए आपकी बॉडी के अंदर है ना ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर माने जाते हैं आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं अपन, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। देखते हैं वन बाय वन। केमिकल रेगुलेशन, एक तो कैरोटिड बॉडीज और आपके एरोटिक बॉडी, ये दोनों के दोनों का प्रेजेंस होता है आपके हार्ट में। का प्रेजेंस होता है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंस होते हैं, एक कैरोटिड आर्टरीज के वहां पे, एक एओर्टिक आर्टरीज के वहां पर, ठीक है। ये इन दोनों के ऊपर ये ऐसे ये रिसेप्टर लगे रहते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर से, वो इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है। अगर मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो सीधा ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन क्या करता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए। फिर अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो उसे मैसेज जाता है, तो ब्रेन की तरफ, ब्रेन से आपका ब्रीथिंग वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये पूरा डिटेक्शन कौन करता है, तो कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी, याद रखना ये। इसके अलावा जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो पूरा डिपेंड किस पे आपके, तो कहेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे। सीधी सी बात है ना, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगी, कम। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ी हुई है मतलब क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ब्रीथिंग रेट के। इसका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका ब्रीथिंग रेट। जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात क्या, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ब्रीथिंग रेट, आपकी मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, कम होगी। मेटाबॉलिक रेट कम है तो आपके ब्रीथिंग रेट भी क्या होगी, डाउन रहेगी। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वापस, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर है, देखो वैसे तो ये बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन क्रैश कोर्स के कंसर्न के अंदर बात कर रहे हैं ना अपन, तो उन्हीं की पॉइंट, उन्हीं की बात करेंगे, वही की बात करेंगे जिसकी जरूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन की जाए। आप है ना मेरी बात से कनेक्टेड है ना, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम के अंदर आप एग्जाम को फोड़ कराओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल में एग्जाम को फोड़ कर आएंगे अगर आपने प्रिपरेशन सही ढंग से कर ली, ऑनेस्टली कर ली। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को बता रहे हैं, बट पेंडेमिक टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल होने लग गई है, तो प्रिपरेशन करने लग जाइए, ठीक है ना। डिसऑर्डर के लिए एक बात करते हैं, कौन सा आपके सबसे फर्स्ट स्टेप, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब परमानेंट फॉर्म के अंदर आपकी ब्रोंकी खत्म हो जाए, परमानेंट फॉर्म के अंदर आपकी ब्रोंकी खत्म हो जाए, मतलब म्यूकस आपके बहुत ज्यादा रिलीज होगा, वो म्यूकस आपके फिर कफ के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोंकियल अस्थमा, तो सही ये एलर्जिक कंडीशन है, अगर डस्ट पार्टिकल्स की वगैरह जाने से एक परमानेंट कंडीशन नहीं होती है ये ब्रोंकियल अस्थमा। जब कभी डस्ट उड़ती है, ऐसी कंडीशन आती है, तभी आपके ना कफिंग वगैरह रहती है, ठीक है। एम्फाइसेमा इंपॉर्टेंट, ये किसकी वजह से होता है आपके जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो लोग, जैसे ही सिगरेट का जो स्मोक होता है अंदर जाते ही जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई के ऊपर ध्यान देना, ये एल्विलाई के वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, इन ब्लड कैपिलरीज को ये स्मोक क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और जैसे टूटता है तो वहां पे ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और लेकिन यहाँ जो एम्फाइसेमा में बात करेंगे तो इस ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, आपके इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, ऑक्सीजन को गेन करने का सरफेस एरिया बढ़ जाता, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, तो घट जाता है। किसकी वजह से, एम्फाइसेमा में एल्वेलाई के ब्रेक होने की वजह से आपके जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग का, अगर मान लीजिए टू स्मोक कर रहे हैं हाई, तो दूसरी कंडीशन आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं लंग कैंसर, देखेंगे अपन आगे। चलो फिर बाद में निमोनिया की बात करें तो ये एल्वेलाई के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है एल्वेलाई के अंदर, तो उसको कहेंगे अपन निमोनिया। ये कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है आपके अच्छे से। लंग कैंसर बात करें तो ये एक्सेसिव स्मोकिंग, जो चेन स्मोकर्स होते हैं है ना, जो दिन के 15 20 30 ऐसी को स्मोकिंग करे सिगरेट को, तो है ना, इन कंडीशन ये जो पूरा कंडीशन आएगा वो एक्सेसिव स्मोकिंग वाली कंडीशन रहेगी। इसके अंदर आपकी मैलिग्नेंसी हो जाती है। मैलिग्नेंसी का मतलब क्या, कि आपकी ब्लड कैपिलरी में बताया था, आपकी ब्लड कैपिलरी वो रैप्चर हो जाती है, वहां से बहुत ज्यादा ब्लडिंग होने लगता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, एक तरह से ब्लडिंग होता रहता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद में बात करें हेयर फीवर, ये भी एक एलर्जीज है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स है, उनकी वजह से कंडीशंस रहती है, आप उसको हे फीवर कहेंगे। पल्मोनरी टीबी मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो आपके लंग्स के अंदर रहता है, तो किसके थ्रू रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखना, कोई पूछ ले एमसीक्यूज के अंदर पता होना चाहिए। फिर बात करें अपन डिप्थीरिया, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरेंजा राइनोवायरस है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपके ऑक्यूपेशनल जो है ना, ऐसे लोग काम करते हैं डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, वो गेन करते हैं डिजीज को, है ना, और ऐसा उनका काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो आपके फर्स्ट पार्ट कहेंगे एंथ्रिकोसिस, ये आपके कोल वर्कर जो है कोल फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, वहां से इनकी प्रॉब्लम हो जाती है एक तरह से। और लंग्स का जो फाइबर्स है, लंग्स के फाइबर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। किसके अंदर ही आपके कौन से ऐसे जो कोल वर्कर्स है। सिलिकोसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके अगर बात करेंगे सिलिकोसिस मतलब सिलिकॉन कंपाउंड, जिस इंडस्ट्रीज से सिलिकॉन निकलता है, जैसे ग्लास इंडस्ट्रीज हुई आपके, कॉपर इंडस्ट्रीज हुई आपके, पोर्टस इंडस्ट्रीज हुई आपकी, इन सब में सिलिकॉन प्रोड्यूस होता है, और ये सिलिकॉन धीरे धीरे क्या करता है, इंसान को सिलिकोसिस की हो जाता है। अगर मान लीजिए और आगे कंडीशन बढ़ती है तो लीवर पे भी इफेक्ट हो जाता है, प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज हो जाती है आपके, है ना, इस तरह से आपके लीवर पे भी इफेक्ट आने लगता है। तो इस तरह से अपन ने बात की रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरी बात की डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड का, और सर्कुलेशन कैसे होता है अपने बॉडी के अंदर, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय, टेक।